राइट, प्लस आर टी, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द अरिथमेटिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कौन से ग्रोथ के अंदर, हैंड रेस करके बताइएगा, कौन से ग्रोथ के अंदर आपका सिग्मोइडल कर्व आपको दिखता है, सिग्मोइडल कर्व या एस शेप कर्व आपको मिलेगा देखने के लिए। बताइए अंशिका। सर जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब अंशिका मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो सिग्मोइडल कर्व जो मेरा होता है उसके अंदर आपको लॉग फेज दिखेगा, लैग फेज दिखेगा, और आपको दिखेगा आपका यहाँ पे स्टेशनरी फेज। लॉग, लैग और स्टेशनरी में से कौन सा फेज होता है जो आपका सबसे ज्यादा स्लो होगा? सर लॉग। सर लैग लैग। लैग फेज, लैग फेज आपका बेटा, हाँ जी, ये आपका बिल्कुल आपके यहाँ पे स्लो रहता है, सो दैट विल बी अ वेरी स्लो फेज ओवर देयर। ठीक है, मुझे जियोमेट्रिक ग्रोथ की कोई फॉर्मूला हैंड रेज करके बता दीजिए, एनीवन कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर माय जियोमेट्रिक ग्रोथ। प्राची बताइए आप। W1 equals to W0 ERT प्लस ई रेस टू आर टी, ठीक है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द राइट फॉर्मूला फॉर माय जियोमेट्रिक ग्रोथ का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी, वी हैव सीन द मैच्योरेशन फेज, लॉन्गेशन फेज भी हमने यहाँ पे देख लिया था, समझ लिया था। तो आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास के अंदर ग्रोथ वाला पार्ट हम खत्म कर देते हैं। सो वंस द ग्रोथ वाला पार्ट गेट्स कंप्लीटेड देन फिर हम लोग कुछ नया देख पाएंगे, राइट, दैट नया इज गोइंग टू बी द प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, जो आपका मेजर पोर्शन बनता है इस चैप्टर का, दैट इज समथिंग विल सी। तो चलिए काम करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। सो प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट। सो हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइंड इन, गुड इवनिंग, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स wrap up the growth component from this chapter. ऑलराइट, तो पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज देखी थी, व्हाट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ, व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ, ये हमने देखा था। इसको इवन हम कहते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हम इसे बोलते हैं। हमने ये ग्राफ देखा था और हमने ये भी देखा था कि क्यों आपका एक स्टेशनरी फेज एक सर्टेन टाइम के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर गेटिंग द स्टेशनरी फेज वाज क्योंकि आपका यहाँ पे आता था रिसोर्स का लिमिटेशंस, आपकी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर बन देते हैं, स्पेस आपका यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बनता था, और इसकी वजह से आपका एक सर्टेन टाइम के बाद आपका सेल का ग्रोथ आपको और होते हुए आपको नहीं मिलेगा। So nutrients are the major limiting factor over here, जिसकी वजह से आपका एक सर्टेन अमाउंट का ग्रोथ देखने के लिए आपको नहीं मिलता। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, नेचर के अंदर भी आपको सेम टाइप का कर्व देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जाके फॉरेस्ट में जाके टाइगर या एलिफेंट या डियर की अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो तो उसमें भी आपका जो कर्व निकलता है वो ऐसा ही निकलता है। एक टाइम के बाद आपको सैचुरेशन मिलेगा क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं नेचर में। सो इट इज अ कर्व जो बहुत एक्सेप्टेबल है इवन इन द ऑर्गन टिश्यूज सेल्स के साथ, along with that it is also very much acceptable in nature as well, ठीक है। so that is something we have seen। अब हम बात करेंगे आज के क्लास के अंदर समथिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये दो टर्म्स को हम यहाँ पे समझेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। अब मैं इसको आपको बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, या इसका लाइक अगर सादा अगर हम इसका उदाहरण ले तो इसका क्या एग्जांपल बन सकता है। सो लेट्स अज्यूम करते हैं कि प्राची के पास एक प्लांट है, राइट, प्राची के पास एक प्लांट है और वो जो प्लांट है प्राची के पास वो ग्रोथ शो कर रहा है, वो लेंथ उसका बढ़ा रहा है। सो शी हैज अ प्लांट वाई, एंड प्लांट वाई जो आपका है यहाँ पे वो आपका ग्रोथ शो कर रहा है, लेंथ उसका बढ़ रहा है लेट्स से 3 सेंटीमीटर पर डे। सो 3 सेंटीमीटर पर डे इस प्लांट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ इंक्रीज इन द लेंथ, देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ। So 3 सेंटीमीटर पर डे इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपकी जो वैल्यू आपको मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दिस इज योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, AGR। तो जो आपका जनरली जो आपका ग्रोथ रेट होता है जिसके अंदर आप देखते हो कि मेरा इतना इंच बढ़ा या इतना साइज का सेल बढ़ा या इतना सरफेस एरिया मेरा इंक्रीज हुआ,
उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, दिस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ योर समथिंग लाइक योर, जैसे AGR है वैसे आपका एक और आपके यहाँ पे होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट, RGR stands for my relative growth rate, relative growth rate। और ये जो होता है इसके अंदर आप कंपेयर करते हो, यू आर कंपेयरिंग विद द इनिशियल साइज, तो यहाँ पे आप इनिशियल साइज के साथ यहाँ पे कंपेयर करोगे। सो आप इस ग्रोथ के अंदर आप क्या करते हो, यू आर गोइंग टू कंपेयर इट, हियर द ग्रोथ इज कंपेयर्ड विद, हियर growth is compared with initial size। सो इनिशियल साइज या इनिशियल कोई भी वैल्यू अगर आपकी होगी उससे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो उससे कंपेयर करके जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज माय RGR। अब ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको काफी क्रूड तरीके से समझा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इसमें बेसिकली आपका होता क्या है, या आप इसे कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट याद रखना, जो भी आपको ग्रोथ रेट का वैल्यू मिल जाए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सेल का सरफेस एरिया लाइक 2 मिनट के अंदर इतना इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका पोलन ट्यूब आपका हर लाइक इट विल टेक 24 आवर्स, इन एवरी 24 आवर्स इट इंक्रीज अप टू 6 इंच, 6 इंच जितना वो ग्रो कर रहा है हर 24 घंटे के अंदर, सो दैट इज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। लेकिन जब रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हो, नाम से पता चलता है इसे हम कंपेयर करेंगे, सो विल कंपेयर इट विद द इनिशियल वैल्यू। सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं विद हेल्प ऑफ द बेटर एग्जांपल। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिस, एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल पैरामीटर के बेसिस पे आप इसे यहाँ पे कंट्रोल करोगे, ऐसे आप जज करोगे। तो ये डेफिनेशन ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए यहाँ पे दिखेगी नहीं, बट इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको वो समझ आएगा। सो लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर द एग्जांपल। पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या है रिलेटिव ग्रोथ रेट का, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर इनटू योर 100, तो ये आपको मिलता है वैल्यू ऑफ माय इनिशियल, ये दिस विल गिव यू द आइडिया अबाउट द रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से आपका हमें समझ आएगा। सी, अज्यूम करते हैं आपके पास एक लीफ है, सो ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है, तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लीफ है, राइट। सो आपके पास है यहाँ पे एक लीफ ए, और लीफ ए का जो इनिशियल साइज है, इसका जो इनिशियल साइज आपको यहाँ पे मिलेगा वो है आपका अराउंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द इनिशियल साइज ऑफ द लीफ, ये मेरा यहाँ पे इनिशियल साइज ऑफ द लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके यहाँ पे इनिशियल साइज है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे लीफ ए। ओके, देन मेरे पास एक और यहाँ पे लीफ है, उसका है मेरा यहाँ पे लीफ बी, और लीफ बी का इनिशियल साइज ये थोड़ा बड़ा है, लीफ बी मेरे यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका जो इनिशियल साइज है दैट इज गोइंग टू बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका यहाँ पे इनिशियल साइज, सो दैट विल बी इनिशियल साइज ओवर हियर। तो मैंने आपके सामने दो वैल्यू रखी हुई, आप इमेजिन कर लो, यू हैव दिस टू लीव्स ओवर हियर, यू हैव अ लीफ ए एंड यू हैव अ लीफ बी, राइट। दोनों के मैंने यहाँ पे इनिशियल साइज आपको देके रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें ग्रोथ कितनी हो रही है। सो अज्यूम करते हैं कि इनके अंदर एक वीक के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको मिलती है देखने के लिए। तो जो मेरा लीफ ए है, जो मेरा लीफ ए है यहाँ पे, ये मेरा शो कर रहा है ग्रोथ, इट इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ, इट इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि मेरा लीफ है यहाँ पे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा यहाँ पे ग्रोथ शो करेगा, तो इतना यहाँ पे ग्रो करेगा, राइट। अब ये जो वैल्यू मैंने आपको दी, समझो ये वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक, तो ये मेरा बन जाता है यहाँ पे मेरा एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये मेरा यहाँ पे होगा मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इसका मतलब यहाँ पे ये कि मेरा जनरली ये मेरा बेसिक मैं बोला देखो तो इसे मैं ग्रोथ रेट भी बोल सकता हूँ, दैट इज माय ग्रोथ रेट, पर वीक मेरा इतना ग्रो कर रहा है। और उतना ही ग्रोथ मुझे लीफ बी के अंदर में मिल जाए, लीफ बी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यू विल हैव एवरी वीक देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपके ग्रोथ मिलेगा आपके लीफ बी के अंदर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ यू विल आल्सो फाइंड इन द लीफ बी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख लो,
लीफ ए है, लीफ बी आपके सामने, दोनों का साइज इनिशियल अलग है, एक का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दोनों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो सेम हो रही है, सो अमाउंट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग पर वीक इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन अब हम फाइंड करते हैं इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रिमेंबर कि उसका फॉर्मूला क्या था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को इसको देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी द फॉर्मूला ओवर हियर। रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए फाइंड करते हैं मेरा लीफ ए का, मेरा जो लीफ ए था उसका अगर मैं फाइंड करता हूं मेरा यहाँ पे आरजीआर, अगर मैं आरजीआर यहाँ पे फाइंड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ सकता है। तो आप मुझे बताइए आपका ग्रोथ ऑफ गिवन टाइम ऑफ अ गिवन टाइम सिस्टम पर यूनिट टाइम, तो ग्रोथ रेट हमारा कितना था, न्यूमरेटर में ग्रोथ रहेगा सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इनिशियल पैरामीटर कितना था, इनिशियल साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर। ना वो मेरा 5, देखो लीफ ए में 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, लीफ के अंदर भी मेरा 5 सेंटीमीटर ही था, ठीक है। एंड देन यू डू द 100, देन यू डू द 100, तो आपका यहाँ पे आंसर फिर क्या आ जाएगा, कितना परसेंट आपका आंसर आएगा यहाँ पे, 5/5 इंटू 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, बताओ जल्दी। 100 100 आएगा ना बेटा, 5 तो कट जाएगा, सो आपका यहाँ पे 100 गया। सो 100% ओवर हियर इज माय रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट की जो मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट्स माय 100%, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू डू द अदर थिंग। अब यही चीज हम करेंगे, सेम चीज मेरे लीफ बी के साथ। सो लेट्स फाइंड द आरजीआर वैल्यू फॉर माय लीफ बी। तो लीफ बी के लिए मैं क्या करूंगा, आरजीआर मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा यहाँ पे लेट्स राइट आरजीआर का ये आर लिखते हैं। सो आरजीआर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब बताओ कि इसका जो ग्रोथ रेट था लीफ बी का वो कितना था, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ही था, तो न्यूमरेटर में 5 सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और इनिशियल ग्रोथ मेरा, इनिशियल साइज मेरा कितना था, इनिशियल पैरामीटर कितना था, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, राइट, इनटू 100। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 10%। वेरी गुड, 10%। सो ये मेरा जो आ गया आंसर, दिस 10% इज द आरजीआर फॉर माय लीफ बी। ये है मेरा रिलेटिव ग्रोथ रेट फॉर माय लीफ बी। और मेरा जो आरजीआर है मेरे लीफ ए का, वो है मेरा यहाँ पे 100%। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। सो दैट इज हाउ यू फाइंड द आरजीआर वैल्यू। तो अगर आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट फाइंड करने के अगर कोई आपको बोल दे, तो याद रखना आपके पास एक तो वो ग्रोथ रेट का वैल्यू होगा जो ग्रोथ आपकी शो करी जा रही है पर वीक या जो भी टाइम होगा उसके अंदर, एंड देन यू हैव द इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है तो आप कभी भी आरजीआर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, आपको इनिशियल पैरामीटर मालूम होना आपके लिए जरूरी है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। और यही चीज आपको यहाँ पे दिखा के रखी है। तो यही वो हमारा प्लांट है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लांट था, डबल हो गया, बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर ही डबल हो गया, कितना बड़ा हो गया देखो ये। बट मेरा जो 50 सेंटीमीटर का जो मेरा यहाँ पे लीफ था वो भी इसके अंदर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, बट ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखेगा आपको रिलेटिवली जो आपको यहाँ पे इंक्रीज मिल रहा है वो ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ सो इनिशियल साइज से एकदम डबल हो चुका है मेरा यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द लीफ। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, इज द आरजीआर, ठीक है। तो ये आरजीआर बात याद रखना कि हम कैसे फाइंड करते हैं। हमेशा आपको ग्रोथ रेट देके रखा होगा उन लोगों ने, इनिशियल पैरामीटर देके रखा होगा, एंड देन यू कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ योर आरजीआर। तो यहाँ पे आपको इवन मिलेगा, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना था, 5 सेंटीमीटर। जो जनरल जो ग्रोथ रेट होता है ना उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो आपका यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर जितना, दैट इज गोइंग टू बी द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मेरा यहाँ पे कितना है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 100% इन माय लीफ ए जो हमने वैल्यू निकाली थी, और 10% इन माय लीफ बी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये एग्जांपल याद रखना, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, कई बार वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही निकाल के आपको पूछ लेते हैं। सो एग्जाम्पल याद रखना, एंड प्लीज याद रखना कि इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। तो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की। एक प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है, देन व्हाट आर द लाइक ऑप्टिमम कंडीशंस यू नीड टू हैव फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो आप लोग मुझे बता सकते हो हैंड रेज करके कि कौन सी कंडीशन आपके हिसाब से एक प्लांट के लिए नेसेसरी होती है उसके ग्रोथ के लिए। सो ट्राई टू टेल मी ओवर हियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई विल से टेम्परेचर। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, टेम्परेचर इज वेरी एसेंशियल। आपको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, यू नीड टू हैव योर ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। अगर आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं हुआ
तो आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे. सो यू नीड टू हैव अ राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, तभी आपका प्लांट का अच्छा ग्रोथ हो सकता है. क्योंकि अगर आपके एंजाइम काम नहीं कर रहे तो अंदर कुछ भी फिर काम नहीं करेगा सही तरीके से, है ना. हाँ जी साक्षी बताइए. सब वाटर अवेलेबल होना चाहिए. वाटर, बिल्कुल सी साक्षी, वाटर की जरूरत आपकी यहाँ पे रहेगी. वाटर शुड बी अवेलेबल. सो वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर तो बड़ा ही एसेंशियल है. आप जानते हो वाटर इज गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये आपका एसेंशियल होता ही है. इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मीडियम, ये आपका एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है जहां पे आपके एंजाइम्स काम कर सके. इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी, फॉर योर एंजाइम एक्टिविटी. मतलब सेल के अंदर पानी चाहिए. सेल के अंदर पानी नहीं हुआ तो एंजाइम आपके आराम से काम नहीं कर सकते. सो यस, वाटर इज गोइंग टू बी एसेंशियल हर एक तरीके से. बिना पानी के तो काम चलेगा नहीं. इवन प्लांट को अपने आप को लाइक कूल रखना पड़ता है, उसके लिए उसे पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है. सो यस, दैट्स ट्रू. और भी हमारे पास कुछ लोग हैं यहाँ पे. मुस्कान आप बताइए. CO2 concentration. ठीक है, CO2 कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आपको चाहिए होता है एक सर्टेन अमाउंट में. मुस्कान कितना कंसेंट्रेशन CO2 का अभी एटमॉस्फेयर के अंदर है? 0.003%. 0.03%. ठीक है, 0.03% अभी एटमॉस्फेयर में है. और कितना बढ़ने तक प्लांट को फायदा होगा और उसके बाद फायदा नहीं होगा मुस्कान, बताओ. 0.03% to 0.05%. हाँ जी, वहां तक आपको फायदा हो सकता है, बट बियॉन्ड दैट यू विल नॉट फाइंड एनी एडवांटेज. अगर उससे ज्यादा अगर CO2 गया देन वो आपके लिए प्लांट के नुकसान होगा. बट यस, आपके CO2 होना चाहिए. सलाम, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, बताइए. सलाम, सलाम नहीं बता रहे हैं तो प्रिया आप बताइए क्या हो सकता है. और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो ठीक है, यू नीड टू हैव ऑक्सीजन, वेरी ट्रू, ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है. बट ठीक है, सो ऑक्सीजन यू नीड टू हैव फॉर योर सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, इसके अलावा और कुछ बताइए ऑक्सीजन के अलावा और कोई बड़ा सुपर एसेंशियल. न्यूट्रिएंट. क्या बेटा? न्यूट्रिएंट्स. सनलाइट. न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, यस, यू नीड टू हैव न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के बगैर काम चलेगा नहीं. आपके न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए और इनके बगैर आपका प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का सर्वाइवल, प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता. तो याद रखना, यू नीड टू हैव मिनरल्स. अब सारे न्यूट्रिएंट्स उसे मिलते हैं आपके सॉइल में से, तो आपके जो सॉइल के अंदर आपको यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल कंसंट्रेशन. तो सॉइल के अंदर आपका होना चाहिए यहाँ पे आपका एक अच्छे अमाउंट में आपका मिनरल कंसंट्रेशन. सो यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ योर मिनरल कंसंट्रेशन. सो मिनरल कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे होना चाहिए. जब आपका मिनरल कंसंट्रेशन काफी अच्छे अमाउंट में आपका यहाँ पे होगा तो आपका प्लांट आराम से उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा. यू कैन फाइंड द प्लांट एब्जॉर्बिंग ओवर हियर वेरी इजीली ओवर हियर ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और लाइक उससे ही प्लांट का ग्रोथ डिटरमाइन किया जाता है. याद रखना, अगर मिनरल्स अगर प्लांट को नहीं मिलते, चाहे वो मैग्नीशियम हो, नाइट्रेट हो, फॉस्फेट हो या कोई भी अदर मिनरल्स हो, तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, ना ही प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा. सो यस, न्यूट्रिएंट्स आर वुड बी सुपर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो ये मेरे कुछ यहाँ पे है, ये मेरे कुछ कंडीशंस हैं जो आपके एनवायरनमेंट में आपको चाहिए सही तरीके से, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका प्लांट एक सही अमाउंट में आपकी ग्रोथ वहां पे शो कर सकता है. एक और चीज आप जानते हो, लाइट, जैसे किसी ने बोला था अभी यहाँ पे, लाइट भी आपको चाहिए एसेंशियल. अब लाइट याद रखना एक लिमिटिंग फैक्टर जनरली नहीं बनता. मैंने आपको इधर पहले बताई थी कि आपका सनलाइट जितना भी अर्थ पे आ रहा है अराउंड लाइक ऑल यू नीड 10%. इज यार 10%. आपको 10% चाहिए और उतना इनफ होता है आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए. सो लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर जनरली आपके लिए बनता नहीं है, कुछ कंडीशंस को छोड़ के. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. तो ये बात आप इतनी यहाँ पे याद रखना. दीज आर द फैक्टर्स विच आर द कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये तीन टर्म्स के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. तो इन टर्म्स को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझते हैं और इनको हम यहाँ पे देखते हैं. डेफिनेशन समझने से पहले मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा. ये तीनों टर्म्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको समझ नहीं आएंगे ये टर्म्स तो प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपके साथ वो रिपीट कर दूंगा वापस से. ठीक है, तो हिचकिचाना मत ये बताने के लिए कि सर रिपीट कर दो. राइट, दैट इज समथिंग यू विल बी डूइंग ओवर हियर. सो
व्हाट एक्चुअली हैपन इन ए डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, राइट। समझो मेरे पास है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, समझे मेरे पास है यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरे पास यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं। अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये क्या करेंगे, नाउ दे डोंट हैव एनी फंक्शन। आप जानते हो इनका एक ही काम होता है, इनका काम होता है डिवाइड करना और नंबर बढ़ाना। दैट इज द ओनली थिंग दे आर नोन फॉर, डिवाइड करना नंबर बढ़ाना, डिवाइड करना नंबर बढ़ाना, इनका यही काम होता है, ठीक है। इनका कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं होता, इनका सिर्फ काम होता है और सेल्स बनाना, ठीक है। तो दीज आर माई मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दीज आर माई मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यहाँ पे, ये ग्रो करते, ये डिवाइड करते और ये कुछ सेल्स बनाते हैं। सो दे विल मेक सम सेल्स, इन्होंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाए, सो इन्होंने डिवाइड करके और कुछ सेल्स बनाए, और ये जो मेरे सेल्स हैं दे टर्न इनटू पेरेन्काइमा। इमेजिन कर लो कि मेरे जो सेल्स यहाँ पे बनाए गए दे टर्न इनटू द पेरेन्काइमा। ये मेरे सारे सेल्स बन जाते, ये हो जाते हैं, अब सारे के सारे सेल्स बन जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइप के। सो दे हैव ऑल टर्न्ड इनटू योर पेरेन्काइमा। सो अज्यूम करते हैं मेरे बन चुके हैं सारे के सारे यहाँ पे पेरेन्काइमा। अब अगर मेरा ये सेल यहाँ पे पेरेन्काइमा बन चुका है तो इसका कोई ना कोई वेल डिफाइंड रोल होगा। आप जानते हो पेरेन्काइमा का कुछ ना कुछ रोल होता है, राइट। दे आर द सेल्स व्हिच विल हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल। तो अगर मेरे यहाँ पे पेरेन्काइमा बन चुका है तो आप जानते हो पेरेन्काइमा क्या करता है, इट इज नोन फॉर द स्टोरेज, दिस कैन बी नोन फॉर द स्टोरेज। अगर लीफ में होता तो ये करता फोटोसिंथेसिस, सो इट कैन डू द रोल ऑफ योर स्टोरेज, राइट। इट कैन डू द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब ये बात आप यहाँ पे समझे कि आपके जो सेल्स यहाँ पे बनाए गए दे विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल, उनका कोई ना कोई यहाँ पे काम होगा। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली बनाया आपके यहाँ पे कुछ सेल्स जिनका कोई ना कोई यहाँ पे काम है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। दिस इवेंट ओवर है जो आपके यहाँ पे सामने हुआ, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। तो मैं कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ सेल बनाए एंड दो सेल हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब आप एक रोल को एक्सेप्ट कर लेना, या आप डिसाइड कर लेना कि आप थ्रू आउट द लाइफ आप ये एक रोल यहाँ पे प्ले करोगे। सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। तो याद रखना, आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे इन्होंने डिवाइड किया, इन्होंने कुछ सेल्स बनाए एंड दो सेल्स हैव गेन्ड द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेन्काइमा एंड दे हैव टर्न्ड इनटू द पेरेन्काइमा सेल। सो जब मेरे यहाँ पे सेल कहते कि अब हम बन चुके हैं पेरेन्काइमा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 3-4 सेल थे ना यहाँ पे दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन होने के बाद, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसका मतलब ये है कि वो जो सेल्स आपके सामने हैं दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल, उनका कोई ना कोई रोल होगा प्लांट के अंदर, और वही रोल वो निभाएंगे थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने वो एक वहां पे रोल प्ले करना है। सो मैं कह सकता हूँ दिस कैन बी कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएटेड सेल्स। इनको मैं बिल्कुल कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स, बिकॉज इनका अब कोई ना कोई यहाँ पे काम है। सो दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल इन देयर लाइफ, राइट। अब ये कुछ ऐसे सेल नहीं जिनका कोई काम नहीं है, जिनको पता नहीं उन्हें करना क्या है, इनको एग्जैक्टली मालूम है इन्हें क्या करना है, एंड सच सेल्स आर कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और यही मैं बता देना, अगर कोई चीज थोड़ी क्लियर ना लगे तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा वापस से, ठीक है। ये रिपीट कर दो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। समझो आपके यहाँ से मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट, इनका काम होता है नए सेल्स बनाना। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम नए सेल्स बनाते हैं, तो यहाँ पे और कुछ नए सेल्स यहाँ पे बने, यहाँ पे आपके कुछ और नए सेल्स आपके यहाँ पे बने, और ये जो सेल्स जो मेरे यहाँ पे नए बने हैं दे हैव टर्न्ड इनटू, ये बन चुके हैं मेरे इनटू योर कोलेनकाइमा। दिस सेल्स हैव टर्न्ड इनटू कोलेनकाइमा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने कुछ नए सेल्स बनाए और वो सेल अब बन चुके हैं कोलेनकाइमा। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये हो चुके हैं डिफरेंशिएशन, दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। इनके साथ डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन मतलब होना, मतलब आपके सेल्स अपना प्रॉपर्टी गेन करते कि उन्हें काम क्या करना है। आपके सेल्स गेन कर लेते हैं ये ट्रेट कि उनको थ्रू आउट द लाइफ काम क्या करना है। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ कि कोलेनकाइमा बन चुके हैं, सो दैट मींस दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। अब ये थ्रू आउट द लाइफ आपको प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट। आप जानते हो कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? कोलेनकाइमा का काम होता है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई नए सेल बनाते हो और उस सेल को उसका काम मिल जाता है, जब भी आप कोई नए सेल्स बना रहे हो ग्रुप ऑफ सेल, एंड व्हेन दोस सेल्स गेन देयर रोल, जो अपना रोल वहां पे गेन कर लेते हैं, देन आई कैन से दे हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, देन आई कैन से दे हैव फाइनली अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक थोड़ा इससे अलग। जैसे आप सब लोग मेरे यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स हैं,
लेट्स अज्यूम आप सारे के सारे मेरे हैं मेरिस्मेटिक सेल्स अभी, बट आज से 4 साल बाद ऑल ऑफ यू विल हैव सम काइंड ऑफ रोल। आप में से कोई एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होगा, आप में से कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा होगा, इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, आप में से कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, आप में से कोई डॉक्टर होगा, आप में से कोई वेटनरियन होगा। तो वो टाइम होता है मैं क्या बोलूंगा, माय स्टूडेंट्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन एंड नाउ दे हैव अ पर्टिकुलर रोल, और वही रोल वो प्ले करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे मुझे मिलते हैं, आई कैन कॉल देम एज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो डिफरेंशिएशन में याद रखना कि आपका एक सेल गेन करता है एक सर्टेन प्रॉपर्टी, कि ये रोल वो प्ले करेगा थ्रू आउट द लाइफ। आई होप अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The cells derive from the root apical or shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function। जो भी आपके मेरिस्टिक सेल होते हैं they differentiate and perform specific function। This act of leading to maturation is termed as differentiation। तो यहाँ पे जो specific function perform करने की maturity attain कर लेते हैं उसको हम यहाँ बोलते हैं differentiation। During differentiation cells undergo major structural changes both in their cell wall and protoplasm। बिल्कुल जब डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तब आपके सेल के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके यहाँ पे कोलेनकाइमा है, तो अगर आपको याद हो तो पता है कोलेनकाइमा के कॉर्नर के अंदर थिकनिंग आपको मिलता था, याद करिए कोलेनकाइमा Yes, के sir. कॉर्नर के अंदर आपको थिकनिंग मिलता था, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। तो आपका ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा चेंजेस आपके सेल के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टू फॉर्म ट्राइकरी एलिमेंट्स the cells would lose the protoplasm। अगर आपको वेसल्स बनाने होंगे, ट्राइकिया बनाना होगा, तो आपका प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा वहां से, राइट। they also develop a very strong and elastic lignocellulic secondary cell wall। उनके अंदर आपको लिग्निन का कंटेंट ज्यादा मिलता है। याद करो मैंने कल बताया था आपको, कल मतलब 2 दिन पहले बताया Yes, था, sir. आपके जो वेसल्स होते हैं उनमें लिग्निन ज्यादा होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सो यही चीज वो यहाँ पे मेंशन करे। दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ माय डिफरेंशिएशन। ये सब मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। So that should be clear to all of you. Now, अब अगला टर्म जो मेरा यहाँ पे आएगा that is my de-differentiation। दूसरा टर्म जो मेरा यहाँ पे है that is going to be the de-differentiation। अब de-differentiation यहाँ पे क्या होता है? Differentiation तो समझो हमने यहाँ पे सुन लिया what actually happens by de-differentiation। अब जब हम बात करते हैं de-differentiation की, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। See, assume करते हैं कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, याद है हमने कुछ सेल्स पढ़े थे जिन्हें हम बोलते थे मेडुलरी रेज। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट सम सेल्स Yes, sir. जिनका नाम Yes, sir. मेडुलरी रेज। ये सेल्स किसको याद है, हमने कौन से सेक्शन को पढ़ते हुए हमने इन्हें देखा था मेडुलरी रेज को? Dicotyledonous stem or leaf. TS of dicot stem। बहुत बढ़िया। So याद रखना you were having some cells, you call them medullary rays। और medullary rays इनको हम कह देते हैं, right? ये basically एक टाइम का आपका parenchyma होता है। It is the one kind of your parenchyma। ये आपने सुना था, ये आपने पढ़ा था जब हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, वो टाइम पे आपने ये सेल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको चैप्टर 6 की कहानी याद नहीं आ रही तब भी आप इतना रखो कि ये आपका एक टाइप का parenchyma होता है, राइट, जो आपको मिलता है आपके वास्कुलर बंडल के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। अब क्योंकि ये पेरेन्काइमा है तो मैं तो कह सकता हूँ यार ये तो डिफरेंशिएटेड सेल है मेरा यहाँ पे। दिस सेल इज माय डिफरेंशिएटेड सेल, यू नो दैट इसका एक कुछ ना कुछ तो काम होगा, इट विल हैव सम काइंड ऑफ रोल। सो दिस इज माय डिफरेंशिएटेड सेल, ये मेरा है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल। सो दिस इज माय, these are my differentiated cells। They do have a particular role। इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे होता है। अब आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो मेरे सेल्स हैं, ये जो मेरे सेल्स हैं मेडुलरी रेज के, अगर रीगेन करते हैं फंक्शन जहां पे ये लोग खुद को नया बना सके। सो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे सेल्स आप याद करेगा, ये मेरे सेल्स आपको बना के दे देते आपके यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दे यूज्ड टू फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कुछ याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? दे यूज्ड टू फॉर्म द Yes, sir. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Yes, sir. तो जब मैं कह रहा हूं कि ये कैम्बियम बना रहे हैं तो ये बिल्कुल ही कुछ नया बना रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, दे रीगेन द प्रॉपर्टी
दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, इन्होंने वापस कोई प्रॉपर्टी गेन कर ली है और ये कुछ नया बना सकते हैं। दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया मेरा यहाँ पे कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम आपको बना के दिया। तो ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में यहाँ पता है क्या होता है, आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए कि सेल्स जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हैं वो रीगेन करते हैं प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू। दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, ये एक प्रॉपर्टी को रीगेन करते हैं कि वो कुछ नया बना सकते हैं। जनरली हर एक सेल ऐसा नहीं कर सकता, बट कुछ सेल कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ऐसा कुछ होता है, और जब आपको कोई नई चीज मिलती है उसके बनने से, तो इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे स्टोरी चालू करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटेड सेल्स है एंड नाउ दो सेल विल गिव राइज टू समथिंग एल्स। ये सेल आपको कुछ नया बना के यहाँ पे देंगे, एंड क्योंकि उन्होंने रीगेन किया प्रॉपर्टी को टू फॉर्म समथिंग न्यू, दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक सिंपल एग्जांपल। समझो सलम कुमारी डॉक्टर बन जाती है। सलम ने एमबीबीएस कर लिया, राइट, आज से 5 साल बाद, एंड शी इज अ डॉक्टर नाउ, राइट। तो शी हैज गॉट डिफरेंशिएटेड कि वो डॉक्टर बन चुकी है। सो 2000 लाइक लेट्स से 30 में वो मुझे दिखती है कहीं पे कांगड़ा में एज अ डॉक्टर। आई फाइंड हर एंड शी टेल्स मी दैट आई एम अ डॉक्टर नाउ। फिर उसके बाद 2 साल बाद शी डिसाइड्स टू डू समथिंग न्यू, और अब वो डॉक्टर नहीं है, वो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है, राइट। सो आई कैन इवन से दैट सलम हैज अंडरगॉन डी डिफरेंशिएशन, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ओवर हियर कि पहले उसने प्रॉपर्टी गेन की थी एज अ डॉक्टर, शी वाज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क एज अ डॉक्टर ओवर देयर, राइट, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर थी, बट उसने फिर रीगेन की प्रॉपर्टी टू हैव अ न्यू कैरियर, एंड नाउ शी इज बिकम अ समथिंग एल्स। अब वो कुछ और बन चुकी है, नाउ शी इज एन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, राइट। अब मैं उसे वापस दूसरा वर्क कहीं और देख रहा हूँ, तो एज ए एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन ओवर हियर, राइट। एक डिफरेंशिएटेड सेल आपका कुछ नया बना सकता है, और वो कुछ जो नया बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आप याद करो ना, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो इसका एक और एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। आप याद करना, आपके जो कॉर्टेक्स के सेल हुआ करते थे, योर कॉर्टेक्स के सेल, याद करिए, योर कॉर्टेक्स सेल्स, ये आपको कुछ बना के, सो देवर माय डिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट, लेकिन ये भी आपको बना के देते थे समथिंग लाइक योर कॉर्क कैम्बियम। दे यूज्ड टू Yes, sir. कॉर्क कैम्बियम। याद करिए, जो हमने देखा था ना, हमारा जब वो कॉर्क बनता है, बार्क बनता है ट्री का, तो हम पहले बनाते हमारा कॉर्क कैम्बियम। तो अगर आप याद करोगे तो कॉर्क कैम्बियम मेरा कॉर्टिकल सेल से ही बनता था। मेरा कॉर्टिकल सेल्स, मेरा जैसे वो एपिडर्मिस ब्रेक होता था, मेरे कॉर्टिकल सेल्स रीगेन करते थे प्रॉपर्टी को, एंड दे यूज्ड टू फॉर्म द कॉर्क कैम्बियम। सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंस। तो मेरा Yes, sir. एग्जांपल है मेरे यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन का। तो ये तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ओवर हियर। सी the living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide and regain the capacity of division. मेरे differentiated cell जो उन्होंने capacity खो दी थी कुछ नया बनाने की, right? They regain the capacity of division under certain condition. कुछ condition में वो regain कर सकते हैं capacity को to divide, and this phenomena is termed as my D differentiation. सबसे बड़ी example आप यहाँ देख सकते हो, interfascicular cambium और cork cambium जो मैंने आपको बताया था, that the best example ये आपके बनते हैं from the fully differentiated parenchyma cell। ये मेरे basically बनते हैं मेरे fully differentiated parenchyma cell में से। तो ये बात रखना, क्योंकि मेरे जो cortex के जो भी cells होते हैं वो मेरे parenchyma ही होते हैं। They are also called my parenchymatous cells। ये भी आपने पढ़ा है। So this is something should be clear to all of you। तो क्या D differentiation सबको यहाँ पे clear है? Is this term clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी अगर वो हो ना, लाइक क्वेरी हो, तो प्लीज पूछ लेना। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो दिस इज समथिंग नाउ वी हैव सीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक योर रीडिफरेंशिएशन। अब एक और टर्म यहाँ पे आता है, ये लास्ट है, ठीक है। दिस वन और टर्म दैट इज माय रीडिफरेंशिएशन। सो नाउ यू हैव अ रीडिफरेंशिएशन। इसको हम सिंपल तरीके से शॉर्ट में समझते हैं। आपका कॉर्क कैम्बियम हमने देखा, कॉर्क कैम्बियम बना, कॉर्क कैम्बियम हमने बनाया हमारे डिफरेंटेड सेल में से, वो हमने बनते हुए यहाँ पे देखा, राइट।
फिर हमने इवन बनाते हुए देखा हमारा यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वी हैव आल्सो फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये सेल्स आपके बन चुके हैं, आप जानते हो कि इन दोनों के अंदर आपके होते हैं मेसेमेटिक सेल्स, और ये सेल्स मेरे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, दे आर बीन रेडी ओवर हियर, राइट। अब आप मुझे बताइए, ये जो मेरे सेल्स हैं, ये जो मेरे कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स हैं और मेरे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जो सेल्स हैं, दे आर माय मेसेमेटिक सेल्स, राइट, और ये आपके बन चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि मेरा जो कॉर्क कैम्बियम है वो आपको क्या बना के देता है, व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग नाउ, ये आपको क्या बना के देगा, बताइए। अरे भूल गए आप लोग, क्या बनाता था ये कॉर्क कैम्बियम? एक तो आपका कॉर्क बनाता था आपका, Yes, sir. तो आपका कॉर्क Yes, बनाता, sir. और अगर याद हो तो इट ऑल्सो फॉर्म समथिंग है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी Yes, sir. आपको बना के देता था। तो ये कुछ नई चीज आपको बना के दे रहा है यहाँ पे, राइट। सो दे आर फॉर्मिंग सम न्यू थिंग्स, आपको एक तो कॉर्क बना के दे रहा है आउटर साइड पे, और इनर साइड पे आपको दे रहा है बना के आपको ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये करता था हमारे यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम का काम। उसी तरीके से आप देख लो मेरे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के काम। अगर आपको याद हो तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपकी मदद करता था बनाने के लिए आपके यहाँ पे योर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये मेरा मुझे बना के देता था मेरे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, यही तो होता था सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, एंड देन इट यूज्ड टू गिव अस द सेकेंडरी फ्लोएम, इट यूज्ड टू गिव अस द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपको बना के देता था। याद आ रहा है आपको कुछ, वो हम पूरी रिंग बनाते थे कैम्बियम के आसपास? Yes, sir. Yes, sir. करते थे। Yes, sir. किसी को याद है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम में से कौन सा ज्यादा बना करता था? विच वन एडेड इन मोर अमाउंट? Xylem. जाइलम ही, जाइलम ज्यादा बनता था। हाँ जी, जाइलम हमेशा आपका ज्यादा बनता था कंपेयर टू फ्लोएम। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, यहाँ पे कॉर्क बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है। दिस ऑल बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ माय रीडिफरेंशिएशन। सो आपका फॉर्मेशन ऑफ योर कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या आपका फॉर्मेशन आपका यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम का फ्रॉम द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये सारे मेरे क्या आते हैं? दे आर माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, है ना। आई होप ये आपको टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है। ये जो मेरे सेल्स हमने ये बनाए थे अभी अभी हमने देखा था, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट। अभी जो मेरे यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है मेरे यहाँ पे, इन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया, इन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया। सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन। सो आपके जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, जैसे कॉर्क कैम्बियम होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, इन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने इसके अंदर, ठीक है। इसको देख लो आराम से यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम आर एबल टू डिवाइड, वही बात कर रहे हैं वो लोग, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वो लोग बात करें। आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन lose their capacity to divide and mature to perform specific function। बिल्कुल, इन्होंने आपको कुछ ऐसे सेल्स बना के दिए, उन्होंने कॉर्क बना के दिया, उन्होंने आपको कॉर्टेक्स बना के दिया, जाइलम फ्लोएम बना के दिया, ये थोड़ी अब डिवाइड करेगा, ये बन गया तो बन गया। सो इट दे हैव एक्चुअली अगेन फॉर्म सम सेल्स which will become a differentiated cells, और उनका कोई ना कोई काम होगा, ये फर्दर अब डिवाइड नहीं करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, दे मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच सेल्स आर कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएटेड एंड फिनोमेना इज टर्म्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना प्लीज, तीनों चीजों को अपने जहन में काफी क्लियरली आप यहाँ पे रखना। ऑल द थिंग्स शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू इन योर हेड, दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आप उन्हें सेपरेट कर पाओ, ठीक है। सो ये आ गए आपके यहाँ पे 3 टर्म्स, एंड दीज 3 टर्म्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि तीनों टर्म्स आपको क्लियर है। कोई भी अगर चीज समझ नहीं आई हो तो प्लीज पूछ लेना इंटरप्ट करके कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ओके। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए देन आगे बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखे इन लोगों ने ऑफ माय वो सारे सेल्स जो आपके बनते हैं विच आर प्रोडक्ट ऑफ योर रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क जो हम बनाते हैं, फिर आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सारे आपके प्रोडक्ट है ऑफ योर रीडिफरेंशिएशन। तो ये एग्जाम्पल्स काफी आपकी मदद करेंगे ये सब चीजों को याद करने के लिए, तो इन सबको आप याद रखना,
ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे जो ग्रोथ वाला जो पार्ट था यहाँ पे बेटा हमारा खत्म होता है। सो ग्रोथ वाला पार्ट जो हमारा यहाँ पे होता है, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे इतने टाइम से, वो हमारा यहाँ पे होगा खत्म। ओके, सो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव अल्टीमेटली गॉट कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू हैव अ लुक एट समथिंग एल्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब अगर डेवलपमेंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज, डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सीनेसेंस। सीनेसेंस मतलब एजिंग, राइट। अब देखो होता क्या है, एक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से देखा जाए तो आपका एक सीड है, राइट। सीड में से आपका यहाँ पे निकला प्लांट। सो फ्रॉम दिस सीड अ स्मॉल विल प्लांट विल कम आउट अल्टीमेटली, राइट। अब ये प्लांट आपका यहाँ पे निकला, प्लांट आपका ट्री बन गया, एक टाइम के बाद बड़ा सा प्लांट बन गया, और एक टाइम के बाद क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, प्लांट की डेथ हो गई तो चलो इसको गिरा देते हैं हम लोग, ऐसे गिर गया ये। ओके, दिस इज द डेथ। अब ये चीज आपके सेल्स के साथ भी होती है, ये चीज आपके सेल्स के साथ भी होती है। आप यहाँ पे देख लो सेल्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी ओवर हियर। आपके सेल्स यहाँ पे मेसोमेटिक सेल है आपका, यहाँ पे डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, राइट। और डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या होगा आपका यहाँ पे, इट विल बिकम अ मैच्योर सेल। अल्टीमेटली क्या होगा आपका मैच्योर सेल बनेगा आपका यहाँ पे, राइट। सेल इलॉन्गेशन हुआ, सारे चेंजेस हुए, इट अंडरवेंट मैच्योरेशन, और आपका ये बना आपका यहाँ पे मैच्योर सेल। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद सेल की तो एज हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम सेल विल आल्सो एज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एजिंग। सीनेसेंस मतलब एजिंग, सीनेसेंस मतलब प्लांट्स के अंदर इसका मतलब होता है आपके यहाँ पे एजिंग। तो यहाँ पे सेल की एजिंग हो रही है, एजिंग होने के बाद एंड में क्या होगा, एंड में हो जाएगी डेथ। वही लाइफ साइकिल, वही जिंदगी का जो लाइफ साइकिल होता है लाइफ का, वही सेल के साथ भी यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, ये आपको यहाँ पे दिखा के रखे हुए हैं। सो दैट इज माय डेवलपमेंट, इसको हम यहाँ पे डेवलपमेंट बोलते हैं, जो आप एक सेल में भी देखोगे और आपको एक प्लांट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। जर्मिनेशन हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, इंक्रीज करेगा साइज के अंदर, फ्लावरिंग करेगा, फिर एक टाइम उसकी भी डेथ हो जाएगी। सेम थिंग हैपेंस विद द सेल। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको दो तीन टर्म्स यहाँ पे समझना है। लेट्स सी दिस। प्लांट फॉलोज अ डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज माय प्लास्टिसिटी। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लास्टिसिटी। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। व्हाट इज योर प्लास्टिसिटी? मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ आएगा। सी, अज्यूम करते कि एक प्लांट है, अज्यूम करते हैं यू हैव अ प्लांट ए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगा, वो टर्म मुझे बताना। एक टर्म होता है आपका जुवेनाइल स्टेज, यू हैव अ जुवेनाइल स्टेज। ये जुवेनाइल स्टेज का मतलब क्या होता है, कोई बताइए मुझे, जुवेनाइल स्टेज का मतलब क्या होता है? हमने ये टर्म देखा था जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। जो प्लांट का इनिशियल स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है। एंड देन यू हैव द मैच्योर स्टेज, जिसे हम इवन कहते हैं हमारा है द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। चाहे वो मैच्योर स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज बेटा मतलब द इनिशियल स्टेज, बिल्कुल सी बात है, आपका इनिशियल स्टेज लाइफ का। जैसे मैं आप लोगों को जुवेनाइल कह सकता हूँ, हर एक बच्चा जो 18 के नीचे वो जुवेनाइल के अंदर आता है। हर एक बच्चा जो 18 के नीचे होता है दैट कम्स अंडर जुवेनाइल कैटेगरी। आपने ये बात सुनी होगी, उनके लिए जेल भी लगे होते हैं, दे हैव अ जुवेनाइल सेल, राइट। सो जुवेनाइल स्टेज मतलब इन अ लाइक इनिशियल स्टेज और योर इमेच्योर स्टेज जो आपका होता है प्लांट का, देयर इज अ जुवेनाइल स्टेज। और एक सर्टेन टाइम के बाद इट विल टर्न इनटू द मैच्योर स्टेज के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि आपका जब प्लांट इनिशियल स्टेज पे या इनिशियल अपने ग्रोथ के अंदर है, सो इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ। इसके पास जो लीफ होगा, इसके पास जो लीफ होगा, इट विल हैव अ डिफरेंट शेप, इट विल हैव अ डिफरेंट शेप। समझो लीफ के पास जहाँ पे शेप है वो कुछ ऐसा है, लाइक लीफ विल हैव सच काइंड ऑफ लीव्स, राइट। ऐसा कुछ अलग टाइप के आपके पास प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे लीफ मिलेंगे, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लीफ मिल जाए, राइट। लेकिन जैसे ही मेरा प्लांट मेच्योर हो जाता है, जैसे मेरा प्लांट जुवेनाइल स्टेज से आगे निकल जाता है और एक एडल्ट प्लांट बन जाता है, सो नाउ इट विल हैव अ डिफरेंट लीफ शेप। अब इसका जो लीफ का शेप है आपका यहाँ पे, वो आपका अलग है यहाँ पे। सो नाउ इसका जो लीफ का जो शेप होगा, सो अगेन इट विल हैव अ डिफरेंट शेप। तो इसका शेप हम यहाँ बना के देखते हैं। सो यू विल हैव अ शेप
अब इसका काफी मेच्योर टाइप का शेप आपका यहाँ पे आ रहा है. Now it will have a different kind of shape over here. राइट तो यहाँ पे आपका शेप अलग है, वहां पे इनिशियल स्टेज पे आपका शेप यहाँ पे अलग था. तो यहाँ पे हुआ क्या, इसके लाइफ के अंदर हमने देखा कि जब ये इनिशियल स्टेज पे होता है तब लीफ का शेप अलग है यहाँ पे, और जब ये मैच्योर हो गया तो इसका लीफ का शेप यहाँ पे अलग हो गया. सो दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई प्लास्टिसिटी. दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर, ये है मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा प्लास्टिसिटी का. दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर प्लास्टिसिटी. और अगर मैं आपको प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ लीफ के थ्रू, अगर मैं आपको प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल लीफ के थ्रू आपको दे रहा हूँ, क्या इनिशियल स्टेज पे लीफ का शेप अलग था, मैच्योर स्टेज पे लीफ का स्टेज मेरे यहाँ पे अलग है, या मुझे दो अलग अलग टाइप के लीफ मुझे दिख रहे पूरे लाइफ के अंदर. सो दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर हेटेरोफाइली. दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर हेटेरोफाइली. ये बात याद रखना. हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स, फाइली मतलब आपका लीव्स. तो आपके अलग अलग टाइप के आपका लीफ दिख रहे एक ही प्लांट के अंदर. एक ही प्लांट के अंदर, अलग अलग प्लांट नहीं है, एक ही प्लांट के अंदर इनिशियल स्टेज पे अलग लीफ का शेप था, मैच्योर स्टेज पे यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ शेप. सो ऐसे लीफ को हम बोलेंगे यहाँ पे एज या ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज हेटेरोफाइली. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ माय प्लास्टिसिटी. सो प्लांट्स के अंदर आपको प्लास्टिसिटी देखने के लिए मिल सकती है. क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, अब प्लास्टिसिटी के आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल बन जाते हैं. जैसे कि आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ये कॉटन के अंदर, यू विल फाइंड दैट इन द कॉटन, कोरिएंडर मतलब आपका हरा धनिया, एंड लाक्सपर्क. सो ये तीन आपके एग्जांपल है जिनके अंदर आपको हेटेरोफाइली देखने के लिए मिलेगा. एंड दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय प्लास्टिसिटी. मतलब जुवेनाइल स्टेज पे लीफ का शेप अलग होता है, एडल्ट प्लांट में लीफ का स्टेज आपको यहाँ पे अलग होता है. तो जुवेनाइल स्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप. सो लीफ ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन शेप, राइट, देन दोज ऑफ मैच्योर प्लांट्स. देन दोज ऑफ योर मैच्योर प्लांट्स, उनका लीफ का शेप यहाँ पे आपका अलग हुआ. दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरनल प्लास्टिसिटी. वी कॉल देम एज अ इंटरनल प्लास्टिसिटी. इंटरनल प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कि यार ये मतलब उसके जीन के अंदर ही है, मतलब जेनेटिकली एनकोडेड है कि उसका इनिशियल स्टेज पे आपका क्या होगा, उसका शेप लीफ का, और मैच्योर स्टेज पे लीफ का शेप वहां पे क्या होगा. तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. इसका आप यहाँ पे एक पिक्चर देख लो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाक्सपर्क का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो. यहाँ पे आपका जुवेनाइल स्टेज है आपका यहाँ पे, एंड देन यू हैव द एडल्ट स्टेज. बिल्कुल आपका लीफ का स्टेज शेप आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है. ठीक है, सो दैट समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. सो ये हो गया मेरा यहाँ पे हेटेरोफाइली, और ये है मेरा इसे हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनल प्लास्टिसिटी. ये प्लांट के अंदर पहले से मौजूद है, राइट, मतलब आपको हमेशा दिखेगा, होते हुए आपको वहां पे मिलेगा, राइट. उसी तरीके से एक और आपका टर्म होता है बेटा यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं एज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी. देयर इज वन मोर टर्म ओवर हियर कॉल्ड एज माय एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी. अब इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, एक आपका प्लांट है जिसे हम कहते हैं बटर कप. बटर कप का एक और यहाँ पे नाम होता है रेनस्कस. रेनस्क्यूलस. सो ये जो मेरा प्लांट है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम आपके यहाँ पे होता है बटर कप. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है. दिस इज माय बटर कप. अब इंटरेस्टिंग प्लांट मेरा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि ये प्लांट एक्वेटिक प्लांट होता है. ये प्लांट बेसिकली पानी के अंदर होता है. अब जब ये पानी के बाहर आते हैं ना इसके लीव्स, तो इनका शेप बदल जाता है. सो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, डिफरेंस इन द शेप ऑफ द लीफ प्रोड्यूस इन द एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन द वाटर. तो ये जो मेरा प्लांट रहेगा जब ये पानी के अंदर होगा तो इसके लीफ का शेप अलग होता है, और जैसे ये प्लांट का पोर्शन पानी के बाहर आता है तो इनका लीफ का शेप यहाँ पे अलग हो जाता है. और इसको हम कहते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई हेटेरोफिली. सो याद रखना, वाटर के अंदर, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ. सो विद इन द वाटर, सो वाटर के अंदर जो अगर आप इस प्लांट को ऑब्जर्व करते हो, सो इट विल हैव अ डिफरेंट लीफ. सो विद इन द वाटर इट विल हैव अ डिफरेंट लीफ, will have a different kind of leaf, right? और जैसे ये सरफेस पे आता है विद इन द एयर, जैसे ये सरफेस पे आएगा, लाइक आपका एक्सपोज करेगा अपने आप को एयर के साथ, पानी के बाहर आएगा, सो इट विल हैव अ डिफरेंट लीफ. इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ. अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि पानी के अंदर अलग लीफ था, पानी के बाहर आने के बाद लीफ का शेप यहाँ पे अलग हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई हेटेरोफाइली. ये भी मेरा हेटेरोफाइली का एग्जाम्पल है.
ये भी मेरा हेट्रोफाइली का ही एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे बनेगा. सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई हेट्रोफाइल. सो यू ऑल्सो हैव अ हेट्रोफिल कंडीशन ओवर हियर. आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये लाइक इंटरनल हेट्रोफाइली नहीं है. इट इज नॉट अ इंटरनल प्लास्टिसिटी, इट इज गोइंग टू बी एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी. इसका मतलब यहाँ पे कि वो एनवायरमेंट के साथ आपका चेंज हो रहा है, राइट. आप सोचो अगर ये मेरा प्लांट पानी के अंदर ही रहता तो क्या उसके लीफ का शेप चेंज होता? क्या उसका लीफ का शेप यहाँ पे आपको चेंज होते हुए आपको मिलता वहां पे? No, sir. नहीं होता. अगर वो पानी के अंदर है तो लीफ का शेप वहां पे चेंज होगा. तो पानी के जब बाहर आ रहा है तब लीफ का शेप वहां पे आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एयर. तो ऐसी प्लास्टिसिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी. एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा. एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का सिर्फ एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे रेनस्क्यूलस. सो रेनस्क्यूलस आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बटरकप प्लांट भी हम यहाँ पे बोलते हैं. आप यहाँ पे इसकी आप पिक्चर देख सकते हो. देखो बाहर पानी के बाहर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर इसका शेप कैसा है लीफ का, बिल्कुल अलग है यहाँ पे लीफ का शेप. बट पानी के अंदर यू हैव अ डायसेक्टेड लीव्स. इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायसेक्टेड लीव्स. कॉल देम एज अ डायसेक्टेड लीव्स. अब जब मैं कह रहा हूँ कि दे आर द डायसेक्टेड लीव्स, तो आप समझ जाइए कि ये पानी के अंदर आपको मिलेंगे और इनका फायदा ये होता है कि पानी आराम से पास हो सकता है इनसे. सो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय बटरकप प्लांट. सो अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपसे मैं पूछूं आधे घंटे बाद फोन लगा के आपसे, अगर मैं पूछूं कि मुझे दीजिए एग्जांपल ऑफ माय इंटरनल प्लास्टिसिटी या मुझे एग्जांपल दीजिए मेरे हेट्रोफाइली का, कोई मुझे एग्जांपल दीजिए जो इंटरनल प्लास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो आप मुझे कौन से 3 एग्जांपल आप दे सकते हो? व्हिच आर 3 एग्जांपल यू कैन टेल मी? Cotton, coriander, वेरी गुड. बिल्कुल. सो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्ग, ये मेरे 3 एग्जांपल होते हैं. आर द एग्जांपल ऑफ माय हेट्रोफाइली एंड एग्जांपल ऑफ योर इंटरनल प्लास्टिसिटी. और अगर मैं आपसे फोन करके अगर आपको मैं पूछूं कि क्या है मेरे एग्जांपल एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का, हेट्रोफाइली का, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका बटरकप. बटरकप रेडिकुलस आप वहां पे बोल सकते हो. पानी के अंदर उसका लीफ का शेप वहां पे अलग है, पानी के बाहर लीफ का शेप वहां पे आपका अलग हो जाता है. सो ये बात आपको उसके अंदर याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इतना एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिए, इतना एनसीईआरटी आप थॉरली देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको इतनी चीजें तो एकदम क्लियर कट हो जाए. क्योंकि इसके बाद जो हमें चालू करना है दैट्स अ प्लांट हार्मोन. इसके बाद जो हम पकड़ेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स. तो इतनी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. सो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? देखो हमने आज क्या क्या किया. वी हैव डन द डेवलपमेंट वाला पार्ट, वी हैव डन दिस प्लास्टिसिटी वाला पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया. देन वी हैव सीन दिस 3 डेफिनेशंस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे देखा. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. ये चीज हमने यहाँ पे कवर की. तो क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो नाउ अब मैं आपके साथ है ना अभी, Yes, sir. हाँ जी, अभी मैं आपके साथ शाम को मॉड्यूल शेयर करूंगा इस चैप्टर का. तो मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे इससे रिलेटेड, व्हाट एवर वी हैव कवर्ड, वो सॉल्व करिएगा खुद से. राइट. वो खुद से सॉल्व करिए एंड देखिए कितने आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं. आई एम वेरी होपफुल कि कई सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे. जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेगा. प्लांट हार्मोन को टच नहीं करना है आपको. सो आई विल शेयर अ मॉड्यूल विद यू, सो प्लीज मेक श्योर डू द क्वेश्चन सॉल्विंग. राइट. और कल थोड़ा पेपर एक बार देख के ना संडे वाला, ताकि हम उससे थोड़ा सा लाइक कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर ले. सारे के सारे नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर ले क्लास के अंदर ही. राइट. सो या दैट इज समथिंग वी हैव डन आज के क्लास में. नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आपने क्वेश्चन या क्वेरी आप पूछ सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है देन आपका लेक्चर बेटा यहाँ पे खत्म होता है. विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम. सो या डू हैव फन, डू टेक केयर. और असाइनमेंट करिएगा प्लीज. मेक श्योर मॉड्यूल असाइनमेंट जो भी आपको मिलेगा प्लीज टाइम निकाल के करिएगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए.